Okay, so today we'll discuss the valence bond theory. Valence bond theory. Okay, VBT. शॉर्ट में बोलते हैं इसको VBT. Now what is valence bond theory? हमने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की बहुत सारी थ्योरीज हैं. देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे रहती हैं, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स क्या रहती है. तो वैलेंस बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट टेल्स दैट a covalent bond is formed by the overlapping between two orbitals. दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग करने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, राइट. सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख लेना. अकॉर्डिंग टू दिस a covalent bond is formed. Covalent bond is formed by overlapping of two orbitals. By overlapping of two orbitals. Okay. Now depending upon the mode of overlapping, depending upon the way of overlapping, there are three kind of bond. So depending upon the way of overlapping, sorry, there are three kind of bond. Sigma bond, pi bond and delta bond. Third one is delta bond. Okay, so what is sigma bond? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक p ऑर्बिटल है. दिस इज अ p ऑर्बिटल एंड दूसरा p ऑर्बिटल है. दिस इज सेकंड p ऑर्बिटल एंड इन दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सर नोडल प्लेन इसका अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना सर. यस यस. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यदि ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट हो, जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, if the overlapping is about the internuclear axis, or we can say if the orbital overlap along the internuclear axis. तो यहाँ पे लेटर से ये ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच कर रहा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच कर रहा है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो जाती है. तो जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो जाएगी तब जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड. तो यहाँ पे इट विल बी PP सिग्मा बॉन्ड बिकॉज दो p ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से बना है. ठीक है. सिमिलरली लेट अस से S को ओवरलैप करवाते हैं हम लोग. दिस इज 1s एंड दिस इज सेकेंड S. नाउ S ऑर्बिटल को आप कैसे भी ओवरलैप करा दो, वो हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ही ओवरलैपिंग रहेगी. इसीलिए S ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाती हैं और कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती, राइट. नो मैटर उनको कैसे भी ओवरलैप कराओ, ऑलवेज इट विल लाई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिकॉज इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. तो S ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाती हैं. सो दिस इज SS ओवरलैप एंड सिमिलरली लेटर से S ऑर्बिटल है और दूसरा P ऑर्बिटल है. और S और P ऑर्बिटल को आप कैसे भी ओवरलैप कराओ, हमेशा ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ही रहेगी. तो SP बॉन्ड भी हमेशा क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड ही रहता है. दिस इज SP ओवरलैपिंग. ठीक है. तो डायग्राम बनाने के बाद नीचे एक दो स्टेटमेंट लिख लेना.
Okay, write down. When there is overlapping of orbitals along the internuclear axis, when there is overlapping of the orbitals along the internuclear axis, the bond formed is known as sigma bond. The bond formed is known as sigma bond. Okay. Now next thing is that, second point is that you can see that sigma bond में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है. ओके, सो इन द सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. So write down, in the sigma bond the electron density is symmetrical about the internuclear axis. Electron density is symmetrical about the internuclear axis. Now see, let's just say मैं क्या करता हूँ, इधर देखना, मैं इस एटम को होल्ड करता हूँ, इसको मैंने पकड़ लिया एक हाथ से, मैं दूसरे हाथ से क्या कर रहा हूँ, इस एटम को रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ. तो रोटेट करने से क्या बॉन्ड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं सर. रोटेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट करना है. कोई बोलेगा हम तो ऐसे रोटेट करेंगे, नहीं, ऐसे रोटेट नहीं करना है ना. यू हैव टू रोटेट इट अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इफेक्ट ऑन द बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट फ्री रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल. सो नेक्स्ट पॉइंट वही लिख लेना, free rotation about the sigma bond is possible. Free rotation about the sigma bond is possible. Okay. Next we'll discuss the pi bond. Yes, बताइए. सर वो बोल दिया है कि मतलब फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड का मतलब ही है ना कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ही Yes, yes, about, correct. Yes, है ना? that is obvious fact. अब आप बोलेंगे हम तो उसको खींच लेंगे दूर दूर ना, तो सबको टूट ही जाए. anyway, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड, व्हाट इज पाई बॉन्ड? लेट्स से हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है और दूसरा ये पी ऑर्बिटल है, और वो इस तरीके से आपस में अप्रोच कर रही हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड. एंड दिस इज नोन एज साइड वेज ओवरलैपिंग. साइड वेज ओवरलैपिंग. So when there is a sideways overlapping between two orbital, the bond show formed is known as pi bond. ये तो PP overlapping हो गया. Similarly, लेट्स से P और D का overlapping कराता हूँ. This is P and this one is D. यदि इनका आपस में overlapping कराता हूँ, तब भी जो bond बनेगा that will be pi bond. So this is PD overlap and this is PP overlap. डायग्राम बना लो एक बार. सर जो सिग्मा बॉन्ड बताए थे उसमें तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा ना, मतलब? यस यस करेक्ट. ओके, बना लिया इसको. हाँ सर, बन गया. Now write down the bond formed by the sideways overlapping of the orbital. The bond formed by sideways overlapping of the orbital is called pi bond.
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, पाई बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, राइट। In the sigma bond, the electron density above the internuclear axis was maximum, but in the pi bond, the electron density above the internuclear axis is zero, and this is the reason why the pi bonds are weaker than the sigma bond, because nucleus के बीच में electron density है ही नहीं ना। Okay, so write down electron density about internuclear axis is zero. Electron density about internuclear axis is zero. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। ठीक है, अब क्या करो, एक बार यहाँ पे इस एटम को होल्ड कर लो, इसको होल्ड करो और दूसरे को आप ऐसे रोटेट कर दो, क्या होगा, नहीं बॉन्ड टूट जाएगा। ब्रेक हो जाएगा। सो फ्री रोटेशन about the pi bond is not possible. Write down free rotation about the pi bond is not possible. Free rotation about the pi bond is not possible. ठीक है। Now next point is s orbital कभी भी pi bond नहीं बनाती हैं, they always form sigma bond. So write down s orbitals never form pi bond, they always form sigma bond. S orbital never form pi bond, they always form sigma bond. They always form sigma bond. Okay. नेक्स्ट राइट डाउन, जो d ऑर्बिटल होती हैं, d ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाती हैं, दे ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड एक्सेप्ट द dz स्क्वायर व्हिच फॉर्म द वीक सिग्मा बॉन्ड। dz स्क्वायर को छोड़ के बाकी कोई भी d ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाती है, हमेशा पाई ही बनाती है, एंड dz स्क्वायर भी बहुत ही वीक सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो इस तरीके से जो dz स्क्वायर होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, बट दैट सिग्मा बॉन्ड इज गोइंग टू बी वेरी वीक। दिस इज वन dz स्क्वायर एंड दिस इज अनदर dz स्क्वायर, तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है तो है, बट वेरी वीक सिग्मा बॉन्ड। सो राइट डाउन d ऑर्बिटल नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्ट dz स्क्वायर, d orbitals never form sigma bond except dz square which form weak sigma bond, which form weak sigma bond. Clear? Okay. Next we will discuss the delta bond. Next we will discuss the delta bond. डेल्टा बॉन्ड, तो डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है देखिए, अच्छा से एक डी ऑर्बिटल है आपका, ये दूसरा डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या करना है, इस लोब को इसके साथ ओवरलैप करा दो, इसको इसके साथ ओवरलैप करा दो, इसको इसके साथ करा दो और इसको इसके साथ करा दो। तो जब एक डी ऑर्बिटल के चारों लोब दूसरी डी ऑर्बिटल के चारों लोब के साथ ओवरलैप कर लेते हैं, तब जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। मतलब एक डी ऑर्बिटल नीचे रखो और उसके ऊपर उस दूसरी डी ऑर्बिटल को ओवरलैप करा दो, देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। ओके, डायग्राम बना लो पहले, देन राइट डाउन। एक बार डेल्टा बॉन्ड फिर से बोलेगा ना, हाँ आवाज कट गया। हाँ, यदि एक डी ऑर्बिटल के चारों लोब दूसरे डी ऑर्बिटल के चारों लोब के साथ ओवरलैप कर जाए, मैंने फिगर में दिखा रखा है, देखो ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, देन
जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। व्हेन द 4 lobes of 1d orbital overlap with the 4 lobes of another d orbital, when the 4 lobes of 1d orbital overlaps with the 4 lobes of another d orbital, the bond formed is known as delta bond. The bond formed is known as delta bond. Clear? ओके, नाउ यदि मैं स्ट्रेंथ कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे सिग्मा पाई और डेल्टा की स्ट्रेंथ कंपेयर करता हूँ, सबसे स्ट्रांग होता है सिग्मा बॉन्ड, फिर होता है पाई एंड वीकेस्ट इज द डेल्टा बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। Bond strength order. Okay, now do one question. This question was asked in the JEE Advance in the form of match the matrix. So यहाँ पे मैं एटम 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे एटम 2 लिख रहा हूँ, and then here I am writing axis of overlap, and here bonding possible or not, bonding possible or not, and then type of bond. यदि बॉन्डिंग पॉसिबल है तो कैसा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फर्स्ट केस जैसे हमारे पास px ऑर्बिटल है एक एटम का और दूसरे एटम का py ऑर्बिटल है और वो ओवरलैप कर रहे हैं x एक्सिस के अबाउट। सॉरी, पहले px, हाँ px एंड px ले लेते हैं, जैसे दूसरा भी px ही है, वो ओवरलैप कर रहे हैं x एक्सिस के अबाउट। बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? px है और x एक्सिस के अबाउट ही ओवरलैपिंग हो रही है, तो बॉन्डिंग हो जाएगा। कैसा बॉन्ड बनेगा बताइए? सर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बनेगा। यस यस। जैसे py है और ओवरलैपिंग हो रही है y एक्सिस के अबाउट, बॉन्डिंग होगी कि नहीं? हाँ सर, पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ। तब सिग्मा बनेगा। हाँ सर, सिग्मा। जब py है, ओवरलैपिंग भी y एक्सिस के अबाउट ही हो रहा है, तो पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? हाँ सर। आपने x की जगह y लिख दिया, वो डिफरेंस हो गया ना। हाँ। ठीक है, थर्ड केस देखो, जैसे pz है एंड pz है, ओवरलैपिंग करा रहा हूँ y एक्सिस के अबाउट, क्या बॉन्ड बनेगा क्या? हाँ सर, बनेगा। बॉन्डिंग होगी? यस, हो जाएगी। सिग्मा बॉन्ड फिर से बनेगा। नो, इस बार y एक्सिस के अबाउट ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बनेगा। पाई बनेगा। देखिए भाई, जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला z एक्सिस है, मैंने इसको z एक्सिस मान लिया, राइट। सॉरी, जैसे वर्टिकल एक्सिस इज z एक्सिस, राइट, और जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज y एक्सिस। इसको y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ, राइट। तो ये y एक्सिस के अबाउट, जब y एक्सिस के अलॉन्ग जब अप्रोच करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बताइए? पाई बनेगा ऑब्वियसली। यस, जैसे आया हूँ py एंड pz एंड ओवरलैपिंग करा रहा हूँ मैं x एक्सिस के अबाउट, क्या बॉन्डिंग होगी क्या? py pz नहीं होगी। नहीं होगी। एक लजत से मैं ये मान लेता हूँ y है ना, हॉरिजॉन्टल वाले को मान लेता हूँ लजत से z है। अब इसको किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करवाओ, बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। गॉट द पॉइंट? चाहे x के अलॉन्ग कराओ, चाहे y के अलॉन्ग कराओ, चाहे z के अलॉन्ग कराओ, ओके, बॉन्डिंग विल नॉट अकर। परपेंडिकुलर ऑर्बिटल हो गए तो बॉन्डिंग कैसे होगी? साइडवेज ओवरलैप होगा ही नहीं, कैसे भी नहीं, साइडवेज भी नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा, राइट, कैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट जैसे px है और pz है,
इसमें भी बॉन्डिंग होगी नहीं क्या? एक्सिस देने की नहीं जरूरत ही नहीं है, कुछ भी एक्सिस हो होगी ही नहीं बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग। जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा भी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ओवरलैपिंग करा रहा हूँ पहले लेक्चर से वाई एक्सिस के अबाउट। बॉन्ड कैसा बनेगा बताइए? वाई एक्सिस के अबाउट ओवरलैपिंग पाई होगा, बनेगा। पाई सर पाई बनेगा। बॉन्ड। डेल्टा वाला देखिए डाउट सर, हुआ डेल्टा बनेगा। डाउट हुआ कि बना के देख लिया करो, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। हाँ दूसरा मैं दूसरा ही बनाता हूँ, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओवरलैपिंग किसके अलॉन्ग हो रही है? एक्स एक्सिस का। ऐसे जब अप्रोच करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? वाई एक्सिस के अलोंग हो रही है। ठीक है, वाई एक्स की बात तो एक ही है ना, वाई मतलब ऊपर से लेके आ जाओ, बात तो एक ही है ना, हाँ हाँ ठीक। दैट इज सेम थिंग। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बनेगा बॉन्ड पाई ही बनेगा। अब ये मत बोलना सर ये तो सिग्मा की तरह लग रहा है, सिग्मा की तरह नहीं, हो पाई ही बनता है। ठीक है, अरे आगे लोब तो मिल गए हैं दोनों एक दूसरे को, वो लोब के ओवरलैपिंग करने से बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में काफी कम रहेगी एंड दैट विल नॉट बी सफिशिएंट टू होल्ड टू एटम्स। तो और जाके इसके साथ ओवरलैप करेंगे वो, राइट। तो डी ऑर्बिटल कभी भी नहीं बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो ये मिस्टेक मत करिएगा, पता चला इसको सिग्मा लिख के आ गए। सर डेल्टा कब पता चलेगा? अभी पता चलेगा ना, ठीक है। जेड एक्सिस से कराओ, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप कराओ इसको। जेड एक्सिस मतलब अंदर वाला एक्सिस ना, स्क्रीन के हम्म। परपेंडिकुलर। अब इस ऑर्बिटल को स्क्रीन के परपेंडिकुलर लेके आओ, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर ऑब्वियसली डेल्टा डेल्टा बनेगा। बनेगा। समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ गया, लेकिन ऊपर वाला से जो थर्ड नंबर बताया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसमें, एक बार बता दीजिए। कौन सा थर्ड नंबर? विच वन? दिस वन ना? थर्ड। नहीं सर, ऊपर में जो बता रहे थे ना आप, ये तो सिक्स्थ वाला बताया ना। वो थर्ड नंबर वाला क्या था? वो थर्ड नंबर। सर जो आप एक्स, सर ये जो वाई वाला बोले ना, तो ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना, लेकिन सर जेड वाला ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं, एक बार बता दीजिए। हाँ जेड वाला देखो ना भाई, ये जेड है मान लिया और ये वाई है, ठीक है। और ये पीजेड मैंने बना दिया। अब इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करवाओ, कौन सा बॉन्ड बनना है बताओ? सर आपको पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बनना है, इसमें क्या कंफ्यूजन है फिर? मैंने पाई ही लिखा है। नहीं सर, हम उसको उस तरह से सोच लिए थे, जैसे कि आप एक्सिस नहीं बता रहे थे, मतलब एक्स वाई वाला, उस तरह से हम उसको सोच लिए थे। परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओ, कैसे भी बना दो आप। हाँ सर, अब ठीक। कंफ्यूजन हुआ कि बना के देख लिया करो, डोंट इमेजिन ना, दिमाग इतना नहीं चलता है हवा में। कॉपी पे तो सर एक दिमाग बार चल। दिखा दीजिए ना, नोट कर ले रहे सारा। नोट करिए। ऊपर वाला कर लिए कि नहीं? सर ऊपर वाला। यस। सर नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई एंड दूसरा है डी एक्स वाई। ओवरलैपिंग सबसे पहले कराता हूं मैं एक्स एक्सिस के अबाउट। बताइए क्या बनेगा? डी एक्स वाई है, एक्स एक्सिस के अबाउट ओवरलैप करा रहा हूं, ठीक है। पाई सर पाई बनेगा। बॉन्ड बनेगा सर। पाई बनेगा ऑब्वियसली, हम्म, डेल्टा नहीं बनेगा तो पाई बनेगा, इसमें और कुछ नहीं। तो जी गोइंग टू बी पाई। एंड यदि मैं सर ओवरलैपिंग करा, अलोंग एक्स होता है या वाई होता है, दोनों के इसमें पाई बनता है ना? यस यस दोनों में पाई बनेगा। यदि मैं जेड एक्सिस के अबाउट कराऊंगा तो डेल्टा बन जाएगा, राइट। हम्म। चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन
ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज तो हाइब्रिडाइजेशन एक पूरा इमेजिनरी कंसेप्ट है, केवल पेन और केवल पेपर पे एग्जिस्ट करता है ना। इन रियलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट। So this is an Hypothetical ना? it is an imaginary concept which is introduced to explain the geometry of molecule. Molecule की geometry को explain करने के लिए introduce किया गया था। Now what is this hybridization? According to hybridization, bonding जब कोई covalent bond बनता है, bond बनने के पहले, ये hybridization कब होता है? bond बनने के पहले। तब क्या होता है? किसी भी given atom की orbitals आपस में mix हो जाती हैं, और मिक्स होने के बाद फिर क्या हो जाता है? उनकी एनर्जी में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, उनकी एनर्जी में क्या हो जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एंड नई ऑर्बिटल्स बनती हैं। और नई ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जैसे बहुत सारी ऑर्बिटल्स हैं और उनकी अलग अलग एनर्जीज हैं। अब क्या किया ना, आपने सारी एनर्जीज को मिक्स कर दिया, सारी ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया, मतलब सारा एनर्जी आपका एक पास आ गया ना। उसके बाद क्या करो, उन एनर्जीज को इक्वल डिवाइड कर दो, और इक्वल डिवाइड करने के बाद जो नई ऑर्बिटल्स बन जाती हैं उनको क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। गॉट द पॉइंट? तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख लो, इट इज एन इमेजिनरी स्टेप यूज्ड टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ molecule. It is an imaginary step used to explain the geometry of molecule. It is an imaginary step used to explain the geometry of molecule. Now what is hybridization? Write down. The mixing of atomic orbitals. The mixing of atomic orbitals followed by redistribution of energies, followed by सर एक बार फिर से बोल लीजिए ना। mixing of atomic orbitals, mixing of atomic orbitals followed by redistribution of energy, followed by redistribution of energy such that new orbitals are formed, such that new orbitals are formed, new orbitals are formed which are known as hybrid orbitals, which are known as hybrid orbitals. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरमिक्स हो सकती हैं। क्या मैं मतलब किन्हीं भी ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करा सकता हूँ? कोई भी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर ऐसी ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली सेम, बट देयर शुड नॉट बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी। जैसे क्लास में एक बच्चे का 90% जाता है, दूसरे का 85% जा रहा है ना, तो इन दोनों के मार्क्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। एक का 90% जा रहा है, दूसरा बेचारा फेल हो रहा है, तो क्या कंपेरेबल हैं क्या? ठीक है, इनकम्पेरेबल। हाँ, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब बोलते हैं इसका हमारा इसके साथ कंपटीशन चल रहा है, मतलब कंपटीशन किसके साथ चलता है? जो कंपेरेबल होता है। ठीक है, तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी आपस में कंपेरेबल होती हैं, केवल वही मिक्स हो सकती है। देयर शुड नॉट बी लार्ज डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। करेक्ट? सो राइट डाउन ऑर्बिटल्स हैविंग द कंपेरेबल energies, only the orbitals having the comparable energies can undergo hybridization. Only the orbitals having the comparable energies can undergo hybridization. ठीक है, now इन सब पॉइंट्स को आपको बहुत केयरफुली मेमोराइज करके रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सब कुछ पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए, चाहे वो लिमिटेशंस हो, एक्सेप्शंस हो, थ्योरी है, क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, व्हाटएवर। तो ए टू जेड आपको सब कुछ आना चाहिए। कब क्या पूछ लेंगे, नोबडी नोज। ठीक है, तो कई बार लगता है ये सब तो थ्योरी है, इसको पढ़ के क्या करेंगे ना। थ्योरी पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, करोगे, दिमाग लगाओगे क्या ना, अप्लाई करेंगे हम तो। हाँ, क्या अप्लाई करोगे? सीधा एप्लीकेशन पढ़ो। थ्योरी पढ़ो मत, एप्लीकेशन पढ़ो बस।
सो बोथ थिंग्स आर नेसेसरी, यू फर्स्ट हैव टू रीड द थ्योरी केयरफुली एंड उसको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन यू विल अप्रिशिएट द क्वेश्चंस। सीधा क्वेश्चन पे जंप मारोगे और जैसे होता है ना, जैसे एक आंख बंद कर लो और ढूंढ रहे हो, एक गेम खेलते हैं ना, आंख बंद करके दूसरे आदमी को ढूंढते हैं, तो बिना थ्योरी पढ़े जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे ही होगा ना, तुक्का मार रहे हो, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो हो आंसर देखते हैं फिर फिट करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम में आपके पास आंसर नहीं होने वाले। कभी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है, पहले थ्योरी केयरफुली पढ़ना है, देन यू हैव टू जंप ऑन द क्वेश्चन। और दूसरा एक्सट्रीम भी गड़बड़ है, हाँ पढ़ते रहो बार बार कॉपी को ही बस, हाँ बेड पे लेट जाओ, कॉपी को सामने रख लो, उसके दर्शन करते रहो, वो भी गड़बड़ है ना। तो फर्स्ट रीड देन अप्लाई। चलिए, तो मैं क्या बोला था, ओनली ऑर्बिटल्स हैविंग द कंपेरेबल एनर्जी कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अब ऐसी कौन सी ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन के सेंस में, ऐसी कौन सी ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो सकती हैं, तो चाहे खाली ऑर्बिटल हो, चाहे आधा भरा हुआ हो, चाहे पूरा भरा हुआ हो, हर टाइप की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो राइट डाउन, कहानी बना के मत लिखना, पॉइंट में लिखना। सो all three type of half filled, fully filled and empty orbital can undergo hybridization. Half filled, fully filled and empty, all three kinds of orbital can undergo hybridization. ठीक है, फिर अभी क्या होता है, जितनी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल्स बन जाती हैं। तो राइट डाउन, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कब होती है, बॉन्ड बनने के पहले, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, या बॉन्ड बन जाता है उसके बाद में। सर बॉन्ड बनने से पहले सर। बॉन्ड बनने के पहले हो जाती है। ठीक है, तो राइट डाउन, हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, फिर एक और पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन में सेम एटम्स की ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होती हैं। एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ मिक्स नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा, इन द हाइब्रिडाइजेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम अंडरगो इंटरमिक्सिंग। द हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम अंडरगो इंटरमिक्सिंग। ठीक है, इसको एक बार बता दीजिए ना, एटॉमिक ऑर्बिटल लो। सेम एटम अंडरगो इंटरमिक्सिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम अंडरगो इंटरमिक्सिंग। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। क्यों नहीं पाई बॉन्ड बनाती हैं, बिकॉज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं दे आर अनसिमेट्रिकल, वो किसी भी प्लेन के अबाउट सिमेट्रिकल होती ही नहीं है। यदि किसी प्लेन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगी तो उसमें साइड वेज ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। राइट डाउन, दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड नेवर द पाई बॉन्ड। दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड नेवर द पाई बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल, ये दो आपस में इंटरमिक्स हुई, तो हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं हम लोग sp। एक s मिक्स हुआ और दो p मिक्स हुई तो इसको बोल देते हैं sp2। एक s मिक्स हुआ एंड 3p मिक्स हुई तो sp3 बोल देते हैं। फिर एक s मिक्स हुआ एंड 4p मिक्स हुई तो sp4 ना। नहीं सर, क्यों? नहीं सर, sp3d होना चाहिए उसका। ठीक है, चार पी आएगा ये सर। चौथा p कहाँ से लाओगे, वही तो सर। इन्वेंट करेंगे। हाँ चलिए, तो इसके बाद फिर क्या होता है, sp3d होता है एंड सो ऑन, sp3d2, sp3d3 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब sp होता है तो इसमें हम लोग मान लेते हैं भाई 50% कंट्रीब्यूशन s का है
एंड 50% पी का है। मतलब जितनी भी ऑर्बिटल हैं हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो sp2 में एक s है, दो p है, टोटल कितनी ऑर्बिटल है? 3 है। तो तीनों का 33% 33% या 33% कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे s करेक्टर कितना होगा? 33.33% हो जाएगा। p करेक्टर कितना होगा? 66.67% हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक s है, 3 p है, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो हर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 25% रहेगा। 25%। सिंस s एक ही है तो उसका परसेंटेज रहेगा 25%। p 3 है तो p करेक्टर हो जाएगा 75%। अब क्या होता है, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है, ठीक है, वो तो नए इलेक्ट्रॉन होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज उतना ही छोटा होता है एंड वो जो बॉन्ड बनाती है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यदि छोटा साइज होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड मजबूत बनेगा ना। ठीक है, तो नीचे हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेना, हायर इज द एस करेक्टर। ये कॉपी कर लेना पहले, उसके बाद लिखना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हायर इज द एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द bond formed by it. Higher is the s character of hybrid orbital, shorter and stronger will be the bond formed by it. जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही छोटा और मजबूत बॉन्ड बनाएगा या बनाएगी। ठीक है, एनीवे सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये निकालते कैसे हैं हाइब्रिडेशन। ये सब कहानी तो ठीक है, बट हाउ टू कैलकुलेट। तो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है? आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। यदि नहीं आता तो हम नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, इसका मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो हाइब्रिडेशन भी नहीं निकाल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो जो इस चैप्टर में करने वाले हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्चर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। बस केवल एक ऐसा थ्योरी है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी हर एक कंसेप्ट में स्ट्रक्चर तो आ ही जाएगा बीच में। तो क्या करना है, सबसे पहले बनाओ ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बना लिया। अब क्या करना है, जनरली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल आइटम का निकालते हैं, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बिकॉज सेंट्रल आइटम होता है वही ज्योमेट्री डिसाइड करता है। जनरली वी कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आइटम ओनली। तो अभी करना क्या है, देन काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। काउंट कर लिया। उसके बाद वी डिफाइन अ नंबर नोन एज स्टेरिक नंबर। We define a number known as steric number. And what is steric number? A steric number is nothing but it is number of sigma bond plus number of pi bond. Oh sorry, number of sigma bond plus number of lone pair. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेरिक नंबर लिखो, इधर लिखो हाइब्रिडाइजेशन। यदि स्टेरिक नंबर की वैल्यू है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। जितना स्टेरिक नंबर उतनी ही ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैसे ऐसे याद रख लीजिएगा। स्टेरिक नंबर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। स्टेरिक नंबर 5 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। स्टेरिक नंबर 6 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। स्टेरिक नंबर 7 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d3। स्टेरिक नंबर 8 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d4। वैसे हमारे सिलेबस में d3 तक ही है, d4 नहीं पूछा जाएगा। ओनली अप टू दिस इज देयर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया?
एक मिनट। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है। नाउ सी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स से मुझे SO4 2 माइनस है। बनाओ सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। ये बना लिया मैंने। कैलकुलेट करो। सिग्मा कितने हैं? 0। सॉरी, कितने सिग्मा? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। स्टैक नंबर कितना आ गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ठीक है, ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है ClO3 माइनस का। स्ट्रक्चर बनाओ इसका। Cl डबल बॉन्ड O, सॉरी Cl लोन पेयर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। तो देख सकते हैं हम लोग। स्टैक नंबर निकालो कितना हो गया? 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है। 4 स्टैक नंबर आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 sp3। सिमिलरली लेट्स से आई एम टेकिंग NO3 माइनस। बना लो स्ट्रक्चर। N डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। सेंट्रल एटम को निकाल रहा हूँ मैं। स्टैक नंबर 3 सिग्मा, लोन पे कितने? 0। स्टैक नंबर आ गया 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। Now let's say I am taking for example BF3। तो B, F, F एंड F। स्टैक नंबर सिग्मा है 3, लोन पेयर है 0। स्टैक नंबर आ गया 3। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। करेक्ट। लेट्स से आई एम टेकिंग SF4। SF4 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ऐसा रहता है। एक लोन पेयर। स्टैक नंबर कितना आ गया? 4 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर हो गया, 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d। करेक्ट। जैसे आई एम टेकिंग SF6। स्ट्रक्चर बनाओ SFF FF FF। सिग्मा कितने बन गए? सॉरी, स्टैक नंबर कितना आ गया? 6 है सिग्मा, 0 है लोन पेयर। स्टैक नंबर आ गया 6। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जल्दी से सारे एग्जांपल कॉपी कर लो। डन। अब लेट्स से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आ जाए तब क्या करेंगे? वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जैसा ना। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास है ClO3। ClO3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग लोन पेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं। So unpaired electron is also taken as lone pair while calculating steric number. Is also counted as lone pair while, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा?
3 है सिग्मा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग लोन पेयर की तरह ही लेते हैं, तो 3 + 1 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, राइट। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज द एक्सेप्शन, जो CH3 होता है मिथाइल रेडिकल, तो मिथाइल रेडिकल एक्चुअली क्या होता है, ये प्लेनर होता है। मिथाइल रेडिकल में जो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन reside in unhybridized p orbital, reside in unhybridized p orbital। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक में खूब यूज होगा ये, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहता है, करेक्ट। चलिए अब CH3 की तरह ही दिखता है एक CF3, ठीक है, तो ये दिखता तो है CF3 की तरह, लेकिन इसमें हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे दिस इज काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, ज्योमेट्री हो जाती है पिरामिडल। अभी हम लोग ज्योमेट्री आगे देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो CH3 एंड CF3 दोनों भाई भाई लग रहे हैं, यदि एक का sp दूसरे का भी sp2 ना, ठीक है, सारे भाई भाई बराबर थोड़ी ना होते हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कई बार दूसरा बुद्धू होता है। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट सर, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। VSEPR, that is valence shell electron pair repulsion theory। ओके, ये थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है सपोज हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, सपोज आई हैव NH3, तो बोलते हैं क्या करते हैं, ऐसे एटम्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, आपस में कनेक्टेड थोड़ी ना है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब रिपेल करेंगे सो दे विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर एज फार एज पॉसिबल। दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो क्या करना होता है, लोग एक दूसरे से जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे इनमें आपस में जब रिपल्सन होगा तो क्या होंगे, दे विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर एज फार एज पॉसिबल, so that repulsion get minimized and energy becomes minimum and stability becomes maximum। क्योंकि जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, अनस्टेबिलिटी उतना कम होगा, ठीक है, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके लोकेट हो जाते हैं, जिससे कि रिपल्सन मिनिमम हो जाए और एनर्जी भी मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो यही बोलता है VSEPR थ्योरी बेसिकली। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर भी रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, लोन पेयर एटम के बीच में रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रिपल्सन। एटम के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको बोलते हैं वन डेर वाल्स रिपल्सन, एंड बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, ऐसे लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन होता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिपल्सन। ओके, सो नीचे की स्टेटमेंट लिख लेना, atoms which are not directly bonded to each other in a molecule, atoms which are not
directly bonded to each other in a molecule. Atoms which are not directly connected to each other in a molecule try to repel each other and try to go away from each other as far as possible. To minimize the repulsion and maximize the stability. Atoms which are not directly connected to each other in a molecule repel each other and try to go away from each other as far as possible to minimize repulsion and maximize stability. करेक्ट. अब यहाँ पे जो रिपल्सन का ऑर्डर होता है, द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन इज सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में, फिर रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में. और उसमें भी यदि ट्रिपल बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड का उससे कम होगा, सिंगल बॉन्ड का सबसे कम होगा. ऑर्डर ऑफ रिपल्सन लोन पेयर. नीट में डायरेक्ट एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ऐसे दे दिया था, इसमें बोला था कौन सा ऑर्डर करेक्ट है. यहाँ पे अभी एक चीज और है, जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, उसका ज्योमेट्री में कोई मेजर रोल नहीं रहता है. इट डज नॉट प्ले एनी मेजर रोल इन द ज्योमेट्री, बिकॉज मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं एंड दे डोंट फॉर्म पाई बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नॉट मेजर रोल ऑफ द पाई बॉन्ड इन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. उसका थोड़ा बहुत रोल होता है. वो रोल क्या होता है, ये पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाता है, एंड ड्यू टू विच वो बॉन्ड एंगल को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकता है, बट इट डज नॉट प्ले एनी मेजर रोल. गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर. थोड़ा जब शेप में कुछ इफेक्ट नहीं करता. हाँ, मेजर रोल ज्योमेट्री में हाँ थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल उन सबको चेंज कर सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो थोड़ा रिपल्सन ज़्यादा होगा, एंड ड्यू टू विच देयर विल बी लिटिल वेरिएशन इन द बॉन्ड एंगल. राइट. चलिए अब हम लोग देखते हैं किसी पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है और बॉन्ड एंगल क्या होते हैं. करेक्ट. तो टेबल बना लेना, उसमें 3 कॉलम बनाने आपको, मे बी यू कैन मेक 4 कॉलम्स. पहला वाला कॉलम बहुत छोटा रखना, बिकॉज उसमें केवल हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिखना है आपको. सेकंड कॉलम भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा करना कि उसमें 2 वर्ड लिख सकें आप. थर्ड कॉलम भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बॉन्ड एंगल लिखना है, बिकॉज उसमें केवल. फोर्थ को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर बनाऊंगा. तो यदि हाइब्रिडाइजेशन है आपका SP, तो ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर. इफ देयर इज SP हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी. बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा. 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगी ना यहाँ पे, उन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 होगा. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा रहता है, इस तरीके से असिमेट्रिकल रहती है, ऐसा रहता है. तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगी, फिर दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगी इस तरीके से, लाइक दिस. दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 हो गया कि नहीं. तो इस तरीके से 180 एंगल रहता है. इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे सेंट्रल एटम है, टर्मिनल एटम्स है, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 180 का रहेगा. हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ज्योमेट्री रहता है ट्राइगोनल प्लेनर. बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री. बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. ऐसा दिखेगा आपको. ये टर्मिनल एटम्स हैं, ये सेंट्रल एटम है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है.
हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ज्योमेट्री होगा आपका टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल ऐसा दिखता है आपका। ये नीचे वाले 3 एटम एक प्लेन में होते हैं, ये सेंट्रल एटम है, ये टर्मिनल एटम है। थोड़ा 3D में इमेजिन करना, दीज 3 एटम्स आर इन वन प्लेन, ये ट्रायंगुलर में ट्रायंगल बना के रहते हैं ऐसे, दीज 3 एटम्स आर इन वन प्लेन, ऐसे ट्रायंगल बना के रहते हैं। एंड फिर ये एटम आउट ऑफ प्लेन होता है, उसके बीच में ये एटम बचा होता है। इस तरीके से टेट्राहेड्रल रहता है। और यहाँ पे जो एंगल होते हैं दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट इज sp3d, ज्योमेट्री हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे 2 टाइप के एंगल होते हैं, एक एंगल होता है 120 डिग्री और दूसरा एंगल 90 डिग्री। इसका ज्योमेट्री ऐसा रहता है, 3 एटम एक प्लेन में रहते हैं एंड 2 एटम परपेंडिकुलर प्लेन में रहते हैं, इस तरीके से। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन गया। तो ये एंगल तो रहता है 120 और उसके बाद ये एंगल 90 हो जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज sp3d2, यहाँ पे ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, एंड ऑक्टाहेड्रल प्लस सिमेट्रिकल होता है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री ही होते हैं, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं आप ऑक्टाहेड्रल। वन आउट ऑफ प्लेन, वन इनसाइड द प्लेन। कॉपी कर लीजिए। Here all the angle are 90 degree. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज sp3d3, sp3d3, इसका ज्योमेट्री होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे एंगल हो जाता है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो रेगुलर पेंटागन बना दो पहले। ये 5 बॉन्ड एक प्लेन में रहते हैं, वन आउट ऑफ प्लेन, वन इनसाइड द प्लेन। तो ये एंगल जो रहता है तो 70 डिग्री 72 डिग्री होता है। रेगुलर हेक्सागन के डायगोनल को जोड़ दें तो इंटीरियर एंगल होता है 72 डिग्री एंड देन दिस विल बी 90 डिग्री। Okay, now let us discuss each and every hybridization in little detail. ये तो इसका सिर्फ लेटर क्लियर। हाँ सर। Okay, now let us see each and every hybridization in little detail। जैसे sp है, स्टेरिक नंबर कितना होता है यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों के दोनों सिग्मा, मतलब नाउ सी लेट अस से फॉर एग्जांपल स्टेरिक नंबर है 4,